नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजकोट से दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन से सफर करने वाली एक युवती अपने भाई और पिता के साथ सफर कर रही थी, तभी अचानक वह ट्रेन में से गायब हो गई, जिसे युवती के पिता और भाई ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने दिल्ली सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन पर सूचना दी, लेकिन युवती का सुराग नहीं लग पाया। जीआरपी थाना पुलिस भी युवती को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अलवर जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने बताया, जीआरपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक युवती की गुमशुदा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार दिल्ली सराय रोहिल्ला और अजमेर के बीच एक युवती राबिया खातून और उसके पिता जिया उर्फ रहमान भाई मुस्तफा अजमेर से सराय रोहिल्ला ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान तीनों ट्रेन में सो गए। जब युवती के भाई की आंख खैरतल स्टेशन पर खुली तो उसकी बहन सीट से गायब मिली, जिस पर उसने अपनी बहन को काफी ढूंढा। इसके बाद उन्होंने जीआरपी अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना दी, जिस पर गुमशुदा का मामला दर्ज हुआ। जीआरपी थाना पुलिस युवती की तलाश करने में लगी हुई है। दिनांक 25/4/2023 को राजकोट रोहिल्ला से अजमेर और अलवर के मध्य एक महिला राबिया खातून डॉटर ऑफ जिया उर्फ रहमान, उम्र करीब 23 साल, जाति मुसलमान, निवासी सिरसिया मनी, थाना अमनौर, जिला सारण, जो अपनी सीट से अचानक गायब हो गई। घर वालों ने उसकी तलाश की किंतु वो नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट सराय रोहिल्ला में की गई, जो हमारे पास आने पर थाना जीआरपी पर गुमशुदगी दर्ज की गई है, जिसकी हमारे द्वारा तलाश की जा रही है किंतु अभी तक नहीं मिली है। क्या नाम है? ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ जा रही थी? इसका नाम राबिया खातून, पिताजी का नाम है जिया उर रहमान, निवासी है सिरसिया मनी, थाना अमनौर, जिला सारण। कौन सी गाड़ी से जा रही थी? ये है राजकोट सराय रोहिल्ला। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जा रही थी अजमेर से और दिल्ली के लिए अपने भाई और पिताजी के साथ सफर कर रही थी। और क्या हुआ? जो रात को अपनी सीट पर सोए हुए थे, किंतु ये सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये राबिया बानो अपनी सीट पर सोई हुई मौजूद नहीं मिली। परिजनों ने क्या सूचना दी? परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी दिल्ली सराय रोहिल्ला जीआरपी पर, जो वो अलगा जीआरपी अलवर का होने से वो यहाँ पर ट्रांसफर होकर मार्फत एसपी साहब के यहाँ आई है, जो दर्ज हो गया, गुमशुदगी यहाँ दर्ज की गई है। डॉक्टर दिवस के तीसरे दिन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के आईएमए हॉल में टीबी से ग्रसित रोगियों को पोषाहार किट का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोगियों को किट का वितरण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीराम शर्मा, आईएमए अध्यक्ष एससी मित्तल, टीबी रोग विशेषज्ञ योगेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस किट में रोगियों को चावल, दाल, सोयाबीन, मूंग, मोठ, सरसों का तेल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 100 मरीजों को पोषाहार किट वितरण की गई। करीब 6 महीने तक टीबी रोगियों को किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष एससी मित्तल ने बताया कि 3 दिवसीय डॉक्टर्स डे पर 1 जुलाई को पौधारोपण कार्यक्रम और उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। उसके बाद 2 जुलाई को विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पोषाहार किट वितरण की जा रही है। ये कार्यक्रम जो टीबी रोग से उपचार के लिए जो लोग उपचार ले रहे हैं, वो उनका पोषण अच्छा रहे, उसके लिए निश्चय मित्र योजना है। उस योजना के तहत ये किट दिया जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 मरीजों को गोद लेकर के ये किट दिए हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी ज़िले में एमडीआर टीबी के मरीज़ हैं, उन सबको इस तरह से हम निश्चित मित्रों से जोड़ करके उनको किट प्रदान कराएं, ताकि ये जो हमारे टीबी के जो रोगी हैं जिले के, उनका शीघ्र वो स्वास्थ्य स्वस्थ हो। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में व्यक्ति का एक हाथ कटकर अलग हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ट्रेन के नीचे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचा है, जहां उसका इलाज जारी है। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि एक युवक जो कि मुंह से नहीं बोल पा रहा है और उसकी जेब में आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी की टिकट मिली। युवक आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी में दिल्ली से बैठकर अहमदाबाद जा रहा था। इस दौरान वह अलवर स्टेशन पर ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन के नीचे आने से उसका एक हाथ कटकर अलग हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन युवक की गंभीर स्थिति होने के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस युवक के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आज दिनांक 2/7/2023 को समय करीब 6:10 पर दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस आश्रम एक्सप्रेस आकर रुकी।
रोकने के पश्चात गाड़ी रवाना करने के बाद वापस रुकी। मालूम चला कि एक आदमी ट्रेन के अंदर से नीचे गिरकर ट्रेन के अंदर नीचे चला गया, जिसको गाड़ी रोकी, गाड़ी उसको निकाल कर उसको प्लेटफॉर्म पर रखा और एम्बुलेंस से उसको अस्पताल अलवर में लेकर आए, जो मजरूब हालत में, किंतु अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है, जिसकी स्थिति ज़्यादा नाजुक होने के कारण से उसको रेफर किया जा रहा है, SMS रेफर किया जा रहा है। हाथ कट गया बिल्कुल? हाँ, उसका बाएं हाथ कट गया, उसको सिर में लगी चोट आई है। कौन सा टिकट मिला है, कहाँ से? उसके पास रेल टिकट मिला है दिल्ली से अहमदाबाद का। अच्छा, जा रहा था वहाँ? हाँ, जा रहा था। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी बाग के पीछे वंडर मॉल के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बिजली का खंभा टूटकर अपनी जगह से करीब 10 से 15 फुट दूर जाकर कार पर ही गिर गया। खंभा टूटने के चलते बिजली के तार जमीन पर गिरने से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना बिजली विभाग और कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाइन को बंद कराई। यहाँ मौजूद पुनीत ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ बाइक को पार्किंग में पार्क कर मॉल के अंदर गया, तभी रॉन्ग साइड से अनियंत्रित तेज गति से चलाते हुए कार चालक ने बाइक सहित खंभे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा जमीन से उखड़कर करीब 15 से 20 फुट जा गिरा। घटना कारित करने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। कुछ नहीं सर, हम लोग बाइक से उतरे थे और वंडर मॉल में अंदर जा रहे थे। जैसे हम लोग 20 गज की दूरी पे गए तो पीछे कार वाले ने आके यहाँ पे खंभे से बैठ दिया। खंभा बिल्कुल ही बैक साइड चला गया बिल्कुल। वो तो शुक्र मानो कि लाइन बिल्कुल इमरजेंसी बंद हो गई, हम लोग साइड हो गए थे, कोई घटना नहीं हुई। गाड़ी का नुकसान हुआ है, उस गाड़ी का भी आगे गए। बाकी सर देखो आप कैसे गाड़ी लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। हम 2 जने थे, एक राजन था और एक मैं था। और ये टक्कर आपकी बाइक के अलावा कहाँ लगी है? सर ये 2-3 स्कूटियाँ थी, स्कूटी एक उठ गई है, बाकी एक आगे वो खंभे पे जाके कार दिखा, किधर खंभा यहाँ था और वो कार जाके उधर साइड लगा। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भाग गया। जिला यादव अहीर महासभा जिलाध्यक्ष भारत यादव द्वारा होटल स्वरूप विलास में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विगत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यादव समाज को सम्मान देते हुए कृष्णा विकास बोर्ड की स्थापना की गई। उन्होंने न्यू सांगानेर रोड जयपुर का नाम रेजांगला मार्ग करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही रेजिमेंट की मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को अनुशंसा पत्र लिखने के लिए आभार प्रकट किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान मंजूलता यादव, डॉक्टर सुनीता यादव, विपिन यादव, तेजराम यादव, अजीत यादव, रणजीत सिंह यादव, विष्णु यादव सहित यादव समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कि 16 अप्रैल को जयपुर के वीटी रोड ग्राउंड में यादव समाज ने एक अहीर जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख मांग हमारी भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को लेकर भारत सरकार से थी और कुछ मांगे हमारी राजस्थान सरकार से थी। तो गत 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान सरकार के द्वारा मांग हमारी थी, वो सारी की सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मान ली, अपनी सहमति दी। उनका इसी उपलक्ष्य में हमने आज ये जिला हेडक्वार्टर अलवर में प्रेस वार्ता का काम रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का हम आभार प्रकट करते हैं। ये कोर कमेटी अलवर जिले का यादव, पूरे राजस्थान का यादव आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का आभार प्रकट करने के लिए आपके बीच आए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला था कि भाई भगवान के नाम पर बोर्ड का गठन कर दिया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से एक सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि श्री कृष्ण बोर्ड का जो गठन हुआ है, उससे पूर्व वीर तेजाजी महाराज के नाम से बोर्ड का गठन हुआ है। क्या वो देवी देवता नहीं है? इससे पूर्व गुर्जर समाज को राजी करने के लिए भाजपा सरकार ने ही देवनारायण बोर्ड का गठन किया था। सन 2008 में माननीय वसुंधरा सरकार थी, जब यहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनके द्वारा ये बोर्ड का गठन किया था। तब वो क्या देवी देवताओं में नहीं है? तो ये उनका सिर्फ मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। यादव समाज को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का उनका बयान है और इसको लेकर भी यादव समाज पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। या तो अपना शब्द वापस ले, या माफी मांगे, या अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे। अहीर रेजिमेंट को लेकर आपकी क्या आगे की रणनीति है? अहीर रेजिमेंट को लेकर हमारी कोर कमेटी की यही रणनीति है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम ये कर चुके हैं आंदोलन। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यूपी है, जिसमें 15 जुलाई को हमारी एक यूपी में डेट है, जिसमें हमारे 1.5 से 2 लाख यादव इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद 20 अगस्त को हम 10 लाख यादव लखनऊ में इकट्ठे हो रहे हैं, फिर झारखंड में हो रहे हैं, उसके बाद हम बिहार में होंगे, उसके बाद हमारा केंद्र रहेगा दिल्ली। जब तक भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा, ये लड़ाई जारी रहेगी।
होटल स्वरूप विलास में युवा कांग्रेस की ओर से यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। यहां बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम की समीक्षा हुई। युवा कांग्रेस की बैठक जिलाध्यक्ष कृष्ण यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम के बारे में जिले भर से आए युवाओं को जानकारी दी गई। इस अवसर पर राजस्थान युवा कांग्रेस प्रभारी शाहिद खान, राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डेलीगेट सुधींद्र मूड सहित जिला प्रभारी मौजूद रहे। इस अवसर पर युवाओं से संवाद युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी पहुंचे। इन सभी ने युवाओं से आगामी विधानसभा चुनाव में जोश खरोश के साथ कार्य करने का आह्वान किया। आज हमारे राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रभारी आ रहे हैं अलवर में, शाहिद खान जी। जो कार्यक्रम हो रहा है अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और दूसरा कार्यक्रम बेहतर भारत की बुनियाद, जो बंगलौर में कार्यक्रम किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के, दोनों कार्यक्रम की लॉन्चिंग आज अलवर में की जाएगी। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर 5 से 10 युवाओं को जोड़ना है, जो सभी वर्ग और समुदाय को। और युवा पहले की तरह कागजों में नहीं जोड़ना, एक एप्लीकेशन है यूथ कांग्रेस के साथ मोबाइल में विद IYC के ऐप से जोड़ा जाएगा। उस माध्यम से जो सही काम करने वाले व्यक्ति है उनकी पूरी परफॉर्मेंस उसके माध्यम से आकी जाएगी। प्रत्येक बूथ वाइज, फिर जोन वाइज, फिर विधानसभा वाइज उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। प्रोग्राम है ये जिला लेवल पे है या राजस्थान लेवल पे? वो हर प्रत्येक जिले में हर प्रत्येक बूथ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि है? यहाँ पे राजस्थान के प्रभारी शाहिद खान जी आ रहे हैं, यहाँ के जिले के विधायक और मंत्री टीकाराम जूली जी, और यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जुबेर खान जी, और मेवात के चेयरमैन अभी 15 से 20 मिनट में हमारे बीच में पधार रहे हैं। भाई ये जो आपकी मीटिंग को हम चुनाव से पहले की रणनीति समझे, ये बिल्कुल युवाओं को में एक जोश भरने का काम किया जा रहा है। ये प्रत्येक बूथ वाइज जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज हमारे एक बेहतर भारत की बुनियाद का कार्यक्रम रखा जा रहा है बेंगलोर में 25-26 तारीख को, और यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम है। आज उसकी हम यहाँ पे लॉन्चिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे राजस्थान के प्रभारी मोहम्मद साहिद जी, हमारे मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर जी, मंत्री टीकाराम जूली जी, ये लोग पधारे हैं और युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड के संदिग्ध युवकों को थाने से छोड़ने के मामले में SHO राजेश वर्मा के बाद NEB थाने के 2 कांस्टेबलों पर गाज गिर गई। SP आनंद शर्मा ने मामले में संलिप्तता पाए जाने के चलते कांस्टेबल राजेंद्र और देवेंद्र चौधरी को निलंबित कर दिया है। इस मामले में पुलिस की मिलीभगत सामने आई है। गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए NEB थाना SHO राजेश वर्मा को 2 दिन पूर्व निलंबित कर IG कार्यालय जयपुर लगाया था। जानकारी के अनुसार NEB थाना पुलिस को 26 जून को सूचना मिली कि हनुमान चौराहा के समीप स्थित HDFC बैंक के ATM से 2 युवक साइबर फ्रॉड की राशि निकाल रहे हैं। इस पर स्पेशल टीम सीकरी निवासी सद्दाम और रॉबिन नाम के 2 संदिग्ध युवकों को पकड़कर थाने लाई गई, जिनके पास से एक बोलेरो गाड़ी 93,700 रुपए, 2 मोबाइल और ATM कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी, नकदी और अन्य सामान को जब्त कर युवकों से साठ काट कर युवकों को छोड़ दिया। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची, जिसकी जांच ADG विजिलेंस बीजू जॉर्ज जोसेफ को सौंपी गई। जांच में संलिप्तता पाए जाने पर SHO राजेश वर्मा और उसके बाद कांस्टेबल देवेंद्र चौधरी और राजेंद्र को निलंबित कर दिया गया। अलवर फल सब्जी मंडी में इतनी गंदगी है कि यहां से बिकने वाले फल और सब्जी गंदगी पर रखकर बेची जाती है, जो बीमारी का कारण बन सकती है। अलवर की थोक सब्जी मंडी में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में किसान आते हैं और यहां 500 पल्लेदार भी हैं। अलवर की सब्जी मंडी में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। यहां कृषि उपज मंडी समिति दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इस बारे में यहां के व्यापारियों ने मंडी समिति को कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फल सब्जी मंडी में आने वाले किसान सब्जी और फल उतार कर चले जाते और सब्जी बेचने वाले लोग गली सब्जी और फलों को मंडी में ही पटक देते हैं, जिससे यहाँ गंदगी का आलम बना हुआ है। मुख्यालय की अलवर जिला मुख्यालय की ये मंडी है, जो कि जिसमें थोक का फल व सब्जी का विक्रय होता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है गंदगी तो रहती है। लेकिन जो संबंधित ठेकेदार है वो इतना उदासीन है, उसने खुद ने तो 90,000 रुपये में ठेका ले लिया है, परंतु उसने अपना ठेका किसी और को निम्नतम दरों पर दे दिया है। और वो जो ठेकेदार यहाँ पर समुचित रूप से सफाई नहीं करता है। 2 दिन 3 दिन में सफाई होती है और कचरे का आलम आप देख रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध सब्जियों को पूरे अलवर ज़िले में सप्लाई किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर गंदगी का आलम इतना है। किस तरह से शुद्धता का पैमाना तय किया जाए, यह सोचने का विषय है। इतनी बार हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं
साथ ही साथ ये जो सरकारी टॉयलेट हैं ये कब के बने हुए हैं, जब से निर्माण हुए हैं तब से इनका उद्घाटन तक नहीं हुआ और इन पर ताले जड़े पड़े हैं। कब ये पब्लिक के काम आएंगे ये भी हमारे समझ से परे है। मेरे तो आपके चैनल से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये कचरे को हटाया जाए और मंडी का स्वच्छ वातावरण बनाया जाए, ताकि यहाँ से जो सप्लाई होने वाली सब्जियाँ हैं वो शुद्धता का पैमाना इस अलवर ज़िले में तय करे। सरकार एक तरफ तो एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे अगर इस अलवर फल सब्जी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पे आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पल्लेदारों को फ्रेश होने के लिए जो लघु शंका जाने तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 500 के लगभग पल्लेदार काम करते हैं और उनके लघु शंका करने के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ओपन में वो यहाँ पर लघु शंकाएँ करते हैं, इसी वजह से यहाँ का वातावरण जो है वो दूषित रहता है। आपके चैनल के माध्यम से यही हमारी गुजारिश है कि उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था की जाए कि यहाँ के जो पल्लेदार हमाल भाई हैं उनको अपनी शौच के लिए कोई समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि जो यहाँ पे सुलभ शौचालय बना हुआ है वो उनसे मंथली चार्ज पे करता है और वो उस चार्ज को देने में सक्षम नहीं है। मुख्य गेट पर अपनी जो अच्छी सब्जियां हैं वो खरीद पाएंगे जब मल मूत्र ही उन पर बैठेगा, गंदे मच्छर उन पर बैठेंगे। देखिए, इसका मुख्य कारण जो है सीधा मैं सवालिया निशान उठाऊंगा मंडी प्रशासन के ऊपर, क्योंकि जो मंडी के गेट के बाहर जितने भी फुटकर दुकानदार हैं वो रात को जितना भी अपना कचरा इकट्ठा होता है वो पीछे या तो नाले में पटक देते हैं और अंधेरे का लाभ लेते हुए वो मुख्य मंडी गेट के ऊपर पटक के चले जाते हैं, और उनके खिलाफ मंडी प्रशासन आज तक कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो नित्य प्रतिदिन ये क्रिया करते हैं। अगर मंडी प्रशासन कठोर कदम उठाते हुए ऐसे फुटकर दुकानदारों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ चालान पेश कराएं, कोई नोटिस दे, तो संभवतः इस गंदगी के आलम जो गेटों पर लगता है उस पर रोक लगेगी और मंडी का वातावरण शुद्ध होने में, साफ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शहर की जनता, कॉलोनी और बेलाका के नागरिकों ने प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बनते हुए रोड को रुकवा देने से नाराज हो गए। इन लोगों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क निर्माण को फिर से शुरू करने की मांग की है। कॉलोनी के नागरिकों ने बताया कि यह कॉलोनी वर्ष 1988-90 में बनी है। पहले यहाँ कच्चा मार्ग था। यहाँ अब विधायक कोटे से PWD सड़क का निर्माण कर रही है, लेकिन पार्क सिटी के संचालक ने अपना प्रभाव दिखाते हुए सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। पार्क सिटी संचालक जबरन इस क्षेत्र में बाउंड्री बनाना चाहता है और पैसे के दम पर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इस बारे में उन्होंने जिला प्रशासन को सूचित भी किया था। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मजबूरन कॉलोनी वासियों को धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। ये है कि मेरे पिछले पीरियड कार से ही इन कॉलोनी वासियों की मांग थी सड़क निर्माण की। मैंने अपने टाइम पे जितना विकास कराना था वो कराया था, लेकिन फिर भी ये सड़कें रह चुकी थी। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दे रखा था कि विधायक साहब की अभिशंसा पे मैं सड़कों का निर्माण करवाऊंगा। विधायक साहब ने जब मुझसे विकास पथ के लिए सड़क मांगी तब मैंने इस सड़क को भेजा था। उसके बाद भी विकास पथ में सड़क सैंक्शन होकर नहीं आई, तो उसके बाद विधायक जी ने पुनः इस सड़क का और एक 50 लाख की सड़क PWD के माध्यम से मांग करी थी, तो हमने इसी सड़क को भेजा था और मौके पर IN साहब को इस सड़क का हमने इसकी लंबाई नपाई और कॉलोनी में इसको चारों तरफ हमने इसकी पैमाइश करवाई। अब बहुत दिनों कई वर्षों के बाद कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर पहुंची कि अब हमारी सड़क का निर्माण हो रहा है। बरसाती मौसम से पहले सड़क निर्माण हो जाएगी तो हम भी पक्की सड़कों पर निर्माण निकल सकेंगे। जबकि सरकार की आजकल मंशा है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सड़कों का निर्माण किया जाए, लेकिन ओम्बे पार्क सिटी वालों ने अपने स्वार्थवश इस सड़क को रुकवा दिया, केवल ये कह के कि मेरा खसरा इस सड़क से लगता हुआ है। जबकि हम ओम्बे पार्क सिटी वालों से भी हम तो सरकार के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई सड़क तो सभी के लिए आवश्यक है। ओम्बे पार्क सिटी वालों के लिए भी आवश्यक है, कॉलोनी वासियों के लिए भी आवश्यक है, और उसका मामूली सा 10 फुट का एरिया लगता है, जिसके लिए उसने 100 फुट की सड़क को बीच में रुकवा दिया और पूरी सड़क का जो 50 लाख की सड़क से निर्माण होना था वो पूरी सड़क को रुकवा दिया है। आज 10 दिन से सड़क का कार्य रुका हुआ है। कॉलोनी वासी परेशान है। बरसाती मौसम आने वाला है, यहाँ पर निकलने के लिए फिर यहाँ पे गोड़े तक पानियों में निकलना पड़ता है। बार बार कॉलोनी वासियों की मांग पे ये सड़क बड़ी मुश्किल से पास सैंक्शन करवाई थी। आज इस सड़क का निर्माण हो रहा था तो ओम्बे पार्क सिटी वासी अपने मनमर्जी से इस सड़क का निर्माण रुकवा रहे हैं। हम कलेक्टर साहब से यह मांग करते हैं कि इस सड़क का निर्माण रुके नहीं और इस सड़क का निर्माण पूर्ण रूप से हो, जिससे कि कॉलोनी वासियों को इसका फ़ायदा हो सके। कहाँ पे है? ये ग्राम पंचायत बेलाका में है। ये RK होटल के पीछे से ये सड़क का निर्माण चल रहा है। गांव-गांव में पूरी सड़कें बन चुकी है, लेकिन ये कुछ ही कॉलोनियों में ऐसी सड़कें हैं जो रह गई है। आज इन सड़कों का निर्माण हो रहा है तो ओम्बे पार्क सिटी वालों को यह
खुशी रास नहीं आ रही कि कच्ची कॉलोनी में सड़क का निर्माण क्यों हो रहा है, जबकि मेरी ओम्बे पार्क सिटी में कार्य होना चाहिए। जबकि कॉलोनी वासियों जो भी आम गरीब तबके के निवास करते हैं उनके लिए भी अगर सड़क बन जाए तो इसमें खुशी की बात और इससे बड़ी क्या हो सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए और जो ओम्बे पार्क सिटी जो इस पर मुद्दा उठा रही है उसको खारिज करके सड़क को पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। जिले की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक बढ़ गई है। अब सरसों के भाव 5400 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। इससे अलवर कृषि उपज मंडी में अब आवक प्रतिदिन 15,000 कट्टों की हो गई है। वहीं इससे पूर्व यह आवक मात्र 4,000 कट्टों की थी। गौरतलब है कि अलवर जिला सरसों की बुआई और उत्पादन में प्रदेश में पहले स्थान पर है। इस बार सरसों के भाव नीचे रहने से सरसों तेल के भाव कम रहे थे। सरसों तेल कई साल बाद 90 रुपए प्रति किलो तक आ गया। इन दिनों सरसों के भाव बढ़ने से किसान उत्साहित हैं और इसकी आवक बढ़ी है। सरसों तेल के भाव कम होने से अलवर जिले की बहुत सी तेल मिल बंद हो गई थी। अब भी सरसों तेल के भाव नहीं बढ़े हैं। मंडी में सरसों की अराइवल बहुत अच्छी आ रही है। 10, 12, 15 दिन से बाजारों का रुख एक दफे थोड़ा सा तेजी की और तरफ है। नीचे में जो 4748 रुपये क्विंटल सरसों बिकती थी उसका भाव आज 5400, 5450 रुपये है। बाजारों में 600-700 रुपये सरसों बढ़ने से आव के भी बाजार में बढ़ी है। जो 4-5 हज़ार कट्टे की अराइवल थी आज कल 15,000, सैटरडे को 15,000 कट्टे की थी, आज 12-13 हज़ार कट्टे की आमदनी है। कंटिन्यू भाव बढ़ते हैं तो बाजार में आमद भी आती है और माल भी बिकता है। ऐसा आभास होता है कि बाजार धीरे धीरे करके थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो बाजार में थोड़ा बहुत अच्छा किसानों को पैसा मिल रहा है। इस हिसाब से किसान माल भी लाना शुरू किया है। तो मंडी में आवक के अच्छी होने से मंडी में रवानक है थोड़ा सा ऐसा है। यहाँ 15,000 कट्टे की अराइवल है और अराइवल धीरे धीरे करके और अगर भाव बढ़ता रहा तो धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। किसान खुश है इस समय? किसान इस वक्त थोड़ा खुश हुआ है कि भाई काफ़ी नीचे भावों से 500-600 रुपये बाजार में बढ़ गया है और 100-200 बढ़ जाता है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। माल की आवकें और चालू हो जाएगी और भगवान ने बारिश भी अच्छी की है इस साल। बिजाई सब चीज़ों की अच्छी हुई है। किसान ऐसा चाहता है कि भाई जो है बारिश और बीच में 1-2 अच्छी हो जाए तो बाजरे की फसल, कपास की फसल और दूसरी जिनसें ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाए, किसान बड़ा बढ़िया हो जाएगा। भाव का कोई सवाल नहीं है, भाव थोड़ा कमती ज़्यादा भी रहे तो चलेगा, लेकिन पैदावार बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। विजयनगर मैदान में 12 जुलाई से 18 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा श्री एकलिंग महादेव मंदिर की अनुकंपा से श्री मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। वहीं 11 जुलाई को एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा जिसमें करीब 4000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। इस कलश यात्रा के दौरान हाथी, घोड़े और झांकियां बिना आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यह यात्रा सुबह करीब 7:30 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर होप सर्कस, घंटाघर, भगत सिंह सर्किल से होते हुए कथा स्थल विजयनगर मैदान पहुंचेगी, जिसकी तैयारियों में समिति जुटी हुई है। वहीं रविवार को खंडेलवाल धर्मशाला में समिति और शिव महापुराण कथा में अपनी सेवाएं दे रहे महिला पुरुषों की रविवार देर शाम एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कथा और कलश यात्रा पर चर्चा की गई। वहीं चैनल खबर तक ने इस आयोजन के बारे में समिति और कथा से जुड़े लोगों से विशेष चर्चा की, जिसमें समिति अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि शिव महापुराण कथा को लेकर सभी उत्साहित हैं। इस कथा में शहर ही नहीं अपितु राजस्थान भर से लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि सभी समाज इस कथा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हम आए एकलिंग महादेव के मंदिर, जहां पर अलवर में होने वाले 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच शिव महापुराण की तैयारियों को लेकर समिति द्वारा बैठकें की जा रही हैं। तो ये जानते हैं कि इस शिव पुराण के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। 11 जुलाई मंगलवार मंगला गौरी पूजा के साथ भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान, जो अलवर की एक बड़ी संस्था बनने जा रही है, उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और 11 तारीख को प्रातः 7:30 बजे मंगल कलश यात्रा एकलिंग महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर होप सर्कस होती हुई घंटाघर, काशीराम चौराहा, भगत सिंह चौराहे होती हुई जेल के मैदान पर कथा स्थल पर पहुंचेगी। उसके पश्चात 12 तारीख से कथा स्थल पर 1 बजे से 4 बजे तक विश्वविख्यात पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा
जी के मुखारबिंद से जो हमारी समिति की प्रेरणा थी कि अलवर में जो निवास कर रहे हैं उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहे, उनके घर में सुख शांति रहे, मां लक्ष्मी का वास रहे, इस उद्देश्य को लेकर ये समिति कथा लेके आई। तो महाराज जी ने कल श्योर से कहा कि अलवर में जिसको कैंसर है, जिसको पित्त की बीमारी है, जिसको लीवर की बीमारी है, जो बड़ी बड़ी जो बीमारी है, उनका उपाय आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 12 से 18 जुलाई जेल के चौराहे के पास विजयनगर मैदान में बताई जाएगी। उसके अलावा एक शहर में ये भ्रांति फैली हुई है कि 11,100 रुपए की सीट दी जा रही है, ये सब कुछ गलत है। जो पहले आएगा वो पहले स्थान पाएगा, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। जो लोग समिति की भोजन व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं उनको सम्मान पूर्वक हम सोफे पे बिठाने का कार्य समिति द्वारा किया जाएगा। कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, नंदी महाराज, साधु संत, कन्या की पूजन और सभी समाजों की झांकियां इसमें लगाई जाएगी। एक अलवर के इतिहास में नहीं, राजस्थान के इतिहास में एक पन्ना लिखा जाएगा और इतिहास को पुनः दोहराया जाएगा। एक बहुत भव्य कलश यात्रा अलवर की धरती, भर्तृहरि महाराजा हरि की पावन धरती, पांडुपोल की धरती पे ये विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस आयोजन में कौन कौन से समाज जुड़ते जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अग्रवाल समाज का, खंडेलवाल समाज का, विजयवर्गीय समाज का, सोनी समाज का, सैनी समाज का, जांगीर समाज का, राजपूत समाज का, पुरुषार्थी समाज का और हरिजन समाज, वाल्मीकि समाज, उनके द्वारा भी इसमें झांकी लगाई जाएगी। और समाज भी अभी हमसे संपर्क में है और जल्दी ही पूरा अलवर की 36 की 36 बिरादरी इसमें झांकी लगाएगी। तो इस आयोजन से इस आयोजन को लेकर प्रशासन का क्या सहयोग है? मेरे पास शब्द नहीं है। प्रशासन तहे दिल से समिति की और अलवर वासियों की चिंता को लेकर चिंतित है और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज अतिरिक्त कलेक्टर श्री नवीन जी यादव जी ने 4 बजे हमें बुलाया है और इसी विषय को लेकर पूर्ण तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। इस आयोजन में अलवर वासियों का कैसा सहयोग प्राप्त होने की संभावना है? संभावना नहीं है मैडम। कल 8 बजे खंडेलवाल धर्मशाला में समिति की बैठक थी, उसमें लगभग 200 कार्यकर्ता, स्वयं सेवक, शिव भक्त मौजूद थे और वो अपने आप में एक उमंग का मैसेज हमें पूरे अलवर को दे रहे थे। तो अलवर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अलवर वासियों को, अलवर जिला वासियों को और राजस्थान की आवाम को आह्वान करता हूं कि इस बड़े यज्ञ में अपने घर से एक एक आहुति सब दे और सब जो भी अतिथि अलवर की धरती पर आए उसका सम्मान करे, उसकी व्यवस्था में अपने घर के दरवाजे खोल दे और जो जिसकी श्रद्धा हो वो वैसी उसकी व्यवस्था करे। तो इस कार्यक्रम में कौन कौन से मुख्य कार्य होंगे? इसमें कार्यक्रम में प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अलवर की, राजस्थान की, भारतवर्ष की जिनको बीमारियां बड़ी उनका निवारण का उपाय बताएंगे। उसके बाद 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज समिति द्वारा कोई ना कोई कार्यक्रम उसमें किया जाएगा। श्री श्याम बाल प्रचार मंडल द्वारा बरेली से और गाजियाबाद से कलाकार बुलाए गए। ओरछा से प्रदीप ओरछा जी आ रहे हैं, बैकुंठ धाम से महाराज गिरी जी आ रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ, भजन संध्या, सातों के सातों दिन कोई ना कोई कार्यक्रम समिति द्वारा किया जाएगा।
तो ये थे इस श्री संत भारतीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रमोद जी। आइए हम और सदस्यों से इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस जो अलवर में जो इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसमें आपका क्या सहयोग है? देखिए जी, पहले तो श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजय जी और उनकी पूरी समिति को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, जो इस राजस्थान का एक महाकुंभ अलवर की धरती पर होने जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से। इसमें पूरा सर्व समाज साथ दे रहा है। हमारा श्याम मंडल श्री सेठ सांवरिया मित्र मंडल संस्थान रजिस्टर्ड इधर मेडिकल कैंप की समिति की अनुमति से मेडिकल कैंप की सेवा कर रहा है, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल बेड, सारी मेडिसिन्स, एम्बुलेंस की सुविधा, सारी दवाइयाँ कथा स्थल पर ही उपलब्ध रहेंगी। किसी भी इमरजेंसी में अगर कोई आपातकाल की स्थिति हो जाए तो उसमें उसकी हेल्प मिल जाएगी। ये 11 तारीख से लेकर कलश यात्रा में भी पूरी सुविधा साथ चलेगी। 11 तारीख से लेकर 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये पूरी व्यवस्था रहेगी। तो ये मेडिकल सुविधा किसके द्वारा दी जा रही है? ये हमारे मंडल श्री सेठ सांवरिया मित्र मंडल संस्थान रजिस्टर्ड के माध्यम से। तो और इसके अलावा और क्या तैयारियां हैं इस आयोजन में? इस आयोजन में और जितनी भी अलवर की स्वयंसेवी संस्थाएं या श्याम मंडल हो जाएं या जितने भी समाज हो जाएं, वो अपने अपने लेवल का, कोई जल व्यवस्था कर रहा है, कोई खाने की भोजन व्यवस्था कर रहा है, कोई पार्किंग व्यवस्था कर रहा है। सभी अपने अपने लेवल के अनुसार सब कार्यक्रम तय कर लिए गए और सभी अपने अपने पूरी ऊर्जा के अनुसार उसी कार्यक्रम में सारे लगे हुए हैं। तो सबका कैसा रुझान है इस आयोजन को लेकर? बहुत बढ़िया रुझान है जी। राजस्थान की धरती पर जो महाकुंभ होने जा रहा है, इतना पुण्य मिलेगा और अलवर वासियों को तो खासकर बहुत अच्छा रुझान रहेगा इसका। तो सभी इसको लेके बहुत हर्षोत्साहित हैं। बहुत उत्साहित हैं। जो 11 तारीख से कलश यात्रा शुरू होगी, 4000 कलश जाएंगे। ऐतिहासिक कलश यात्रा रहेगी जिसमें कलश, झांकी, प्याऊ भी साथ में जाएगी। पूरी अलवर वासियों की पूरी ऊर्जा उसी कलश यात्रा में ही दिखेगी। तो आपको क्या लगता है ये आयोजन किस हद तक सफल होगा? ये 100% सफल रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। पूरे अलवर वासी इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। प्रोग्राम अलवर में इतना बड़ा पहली बार आयोजित हो रहा है। महिलाओं का इसके प्रति क्या रुझान है? महिलाएं अलवर की लगभग 5000 महिलाएं तो कलश यात्रा में ही हैं। उनका बहुत अच्छा रुझान है इसके प्रति। तो सभी समाज के लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो और आप इससे और ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं कि लोग और क्या कर सकते हैं इस आयोजन को लेकर? इस आयोजन में बस आपसी सहयोग चाहिए। व्यवस्था बढ़ने दे, बिगड़ने ना दे। आयोजन में व्यवस्था को बनाए रखे सब, बस यही चाहते हैं। तो ये थी इस आयोजन से जुड़ी हुई जानकारी जो विजयनगर मैदान में 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक शिव महापुराण हो रहा है। जो अलवर में इतना बड़ा महा आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा है कि आपका ये सवाल जो है, ये सवाल अपने आप में कुछ अनूठा भी है, लेकिन आप देखेंगे तो हर घर में इस चीज़ का प्रचार प्रसार हो चुका है। घर घर जाकर महिलाएं चावल बांट रही हैं, बैनर लगा रही हैं जगह जगह मंदिरों में जाकर, और हर महिला में उत्सव है। हमने सोचा था कि 1100 महिलाएं सिर्फ कलश यात्रा में लेंगी भाग, लेकिन आज हमारे पास 3500 महिलाएं इस चीज में भाग ले रही हैं। और अगर हम ये काउंटर दोबारा खोल दें तो शायद हो सकता है 5100 तक भी पहुंच जाएं। और डेली महिलाएं आ रही हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन हमारे पास ना साड़ी है ना वो है, और उनकी रिक्वेस्ट हम जाया भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने उनको ये एश्योर किया है कि आप आइए, कलश यात्रा में भाग लीजिए और चुंदड़ी की साड़ी पहनकर आइए, क्योंकि हम निराश किसी को नहीं करना चाहते। भोले के दरबार में आ रहे हैं तो हर महिला कुछ ना कुछ जानना चाहती है, पाना चाहती है, तो उसके लिए हमने सबके लिए वेलकम किया है और सबको आने के लिए आमंत्रित किया है। घर घर जाकर सब आमंत्रित कर रहे हैं और सब प्रसन्न हैं, खुश हैं और जय भोले की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उम्मीद से बढ़कर रुझान मिल रहा है आप सभी को? यस, ये तो हमारा कहना शायद ये चीज वो नहीं लगेगा आपको, लेकिन आप घर घर जाइए, आपको हर गली में ये पता लग जाएगा कि हाँ प्रदीप मिश्रा जी पधार रहे हैं। और प्रदीप मिश्रा जी के आगमन के लिए वो क्या क्या कर रही हैं। कुछ महिलाएं घर से अचार बना रही हैं, कोई 10 बाल्टियां तैयार कर रही हैं, कोई कुछ कर रही है, कोई घर से चाय की हमारे पास ऑर्डर है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सब महिलाएं जुटी हुई हैं
और मिलकर प्रयास जारी है और बहुत कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। बाहर से जितने भी मेहमान आएंगे सबका मोस्ट वेलकम और सबको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इस तरह का हम कुछ सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आयोजन की तैयारी कब से चल रही है? इस आयोजन की तैयारी जब से हमें पता चला है कि हमें ये कथा मिली है प्रदीप मिश्रा जी की, उसी दिन से ये शुरुआत हो गई है और हर दिन यहाँ एकलिंग जी मंदिर में डेली आयोजन हो रहा है। कभी भजन संध्या, कभी रामधुनी, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सब में बहुत जोश है, उत्साह है और सब जोर शोर से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पधारें और आकर उसका लाभ उठाएं कथा का, ताकि भोले की कृपा होगी। और सावन मास है, सावन मास में तो भोले वैसे ही सब पे मेहरबान होते। तो ये थे शिव पुराण को लेके विचार। तो आप भी ये शिव पुराण में हिस्सा लेके अपने आप को भाग्यशाली बनाइए। जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों से संवाद किया। लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अलवर जिले के 18,017 पालनहारों के 33,659 बच्चों के खातों में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इसी प्रकार प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों को करीब 88 करोड़ रुपए डीबीटी किए गए। इस कार्यक्रम में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान, जिला बीसू का उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान नसरू खान, जिला कलेक्टर पुखराज सैन, सीईओ जिला परिषद कनिष्क कटारिया, एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए राहत शिविरों में प्रदेश की जनता को कई तरह के फायदे दिए गए, जैसे घरेलू बिजली में 100 यूनिट और किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री दी गई। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 500 में सिलेंडर सहित फ्री राशन और अन्य कई तरह के फायदे दिए गए। इन फायदों से आने वाले चुनाव में क्या प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी, इसका जवाब देते हुए नरेंद्र मीणा ने कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया, उससे निश्चित है कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। उनका पालन पोषण हो, उनकी पढ़ाई लिखाई हो अच्छे से, वो भी अपनी तैयारी करके समाज में अपना योगदान दे सकें। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पालनहार योजना में भी पैसा बढ़ाया, अन्य योजना में भी बढ़ाया है और करोड़ों रुपया हर जिले में लोगों के खाते में सीधा जा रहा है, ताकि बीच में उनको कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में आगे और देखिए, आए दिन नई नई योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा और उनके खाते में पैसे जाएंगे। सब लोग खुश हैं, देखा आपने चारों तरफ से जिलों में लोगों में खुशी है कि भाई हमको सीधा पैसा मिल रहा है और हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। और पालनहार योजना से जिसका कोई नहीं है उसका तो ईश्वर होता है। और राजस्थान में जिनके माता पिता गुजर गए, पिताजी गुजर गए, उनका मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस योजनाओं का जो लाभ है, इतनी योजनाएं सरकार ने दिया, क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगी क्या आगामी दिन में? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में ये बेसिक फर्क है। कांग्रेस के लोग करते हैं समाज के पिछड़े हुए वर्गों की सेवा करने की भावना से, वोट के लिए नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब धर्म के नाम से ही भगवान राम को, भगवान हनुमान को राजनीति में घसीटती है, कांग्रेस नहीं घसीटती है। कांग्रेस जरूरतमंद की मदद कर रही है। वोट मिलेंगे या ना मिलेंगे, ये जनता और प्रजातंत्र का अधिकार है, जिसको भी वोट देंगे। और जो भी कार्य योजना कोई करती है सरकार, ये सोच के कर रही है कि हमें उन्होंने जिताया है, हम उनकी सेवा करें। आगे जो समय आएगा उस समय के आधार पर मैं मानता हूँ लोगों को लाभ मिला है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को और इस सरकार को मिलना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर्व पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा गायत्री शक्तिपीठ लायंस हॉस्पिटल, मेठी डेंटल क्लिनिक, गुप्ता ENT हॉस्पिटल और आचार्य हस्त चिकित्सालय के सहयोग से रोग निदान व जांच शिविर और नवकुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। समिति सदस्य ने बताया कि गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव करौली कुंड पर उत्साह और श्रद्धा से मनाया। इस दौरान गायत्री परिवार के सभी सदस्यों और परिजनों द्वारा नवकुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य सहित अन्य सदस्यों के लिए भोजन प्रसाद का भी वितरण किया गया। साथ ही गायत्री कुल को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर संकल्प लिया गया। इसके अलावा सभी 16 संस्कार निःशुल्क आयोजित किए गए। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ सबसे बड़े उत्सवों में से एक माना जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम सारे लोग जो है समाज के सारे कामों के लिए सनद्ध होते हैं। सारे काम जो करते हैं, हमारे साथ आंदोलन जो चलते हैं, वो सब ये गुरु कृपा के और उसी के माध्यम से सब चलते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम सबसे अधिक उत्साह और श्रद्धा से इसको मनाते हैं। आज यहाँ 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी गायत्री परिवार से परिजन जुड़े हुए हैं वो सभी इसमें यज्ञ में भागीदारी कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन गायत्री माता को और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा को यहाँ पर उनके लिए अर्चना कर रहे हैं, उनको उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से 9 कुंडी यज्ञ चल रहा है। इसके साथ ही आज समस्त परिजनों का यहाँ भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है। भोजन प्रसादी वहाँ हमारे भोजनालय में बन रही है। सभी परिजन जितने भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं सभी यहाँ पर आ रहे हैं। आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपना अंशदान समयदान की यहाँ पर एक प्रकार से प्रतिज्ञा करेंगे, प्रण करेंगे, वर्ष भर का संकल्प लेंगे, हमें वर्ष भर में क्या करना है, इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है। के साथ में मेडिकल कैंप भी यहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ हस्ती चिकित्सा और कई संस्थाओं के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, जिसमें अनेक बीमारियों के डॉक्टर भी अपने यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम सारा निःशुल्क होता है हमारे यहाँ। इसी प्रकार से सारे संस्कार जो अपने वैदिक रीति से सनातन धर्म में जो 16 संस्कारों का जो प्रावधान है, वो सारे संस्कार भी अन्नप्राशन, पुंसवन, विद्यारंभ, गुरु दीक्षा संस्कार, सारे संस्कार यहाँ पर निःशुल्क संपन्न करवाए जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता है और यहाँ जो संगठन समिति बनी हुई है, जो हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, उसका मैं प्रभारी के नाते से मेरा दायित्व। गोविंदगढ़ क्षेत्र में बारिश के बाद निकली तेज धूप से सीएचसी में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां मौसमी बीमारियों के साथ पेट दर्द, उल्टी, दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। चिकित्सा प्रभारी मंतूराम चौधरी ने बताया कि ताजा भोजन करें और पानी उबालने के बाद ठंडा कर पिएं। गर्मी के मौसम में खान पान पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। बारिश का मौसम आते ही कई तरह की बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। ये मौसम सबसे ज्यादा आपके पाचन को प्रभावित करता है। दरअसल पानी और वातावरण में नमी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस के लिए अनुकूल स्थिति बनाते हैं, जिसे थोड़ी सी भी गंदगी और खान पान में छोटी सी गलती आपके पेट को खराब करने का काम कर सकती है। ये रेनी सीजन में खाने की चीज़ें इन्फेक्टेड ज़्यादा होती हैं। खाने और पीने जल जो है दूषित जल और दूषित खाने से ये बीमारियाँ होती हैं और इन दिनों में ये दूषित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचाव के लिए अपन को मेन चीज़ यही है कि एक तो गंदा पानी आसपास नहीं इकट्ठा होने दे, जिससे मच्छर जनित बीमारी ना हो, और दूसरा दूषित पानी ना हो, इसके लिए गर्म करके ठंडा करके पानी को पी लें, ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि जो भी उल्टी, दस्त, पेट दर्द ये बीमारियाँ उसको नहीं होंगी। तीसरी चीज़ें, हर सप्ताह में अपन को पानी को जो है, जो कूलर है, करंटे हैं या खेड़ है, 7 दिन में एक बार साफ कर लें, जिससे इन रेनी सीजन में जो मच्छर जनित जो बीमारियाँ होंगी, मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टाइफस और ये चीज़ें ना हों। तो इसलिए उनको हर 7 दिन में एक बार अच्छी तरह से रगड़ के साफ करके दोबारा पुनः पानी भरें और सफाई का विशेष अपन को ध्यान रखना है, जिससे कि ये बीमारियां ना हो। साई मंदिर के पास ठाकुर दुर्गापाल सिंह बीएड कॉलेज में संरक्षण गतिविधि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रांतीय प्रमुख पर्यावरण अतिथि अशोक शर्मा उपस्थित रहे। वहीं जिला संयोजक उमराव सैनी विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि मंच संचालन मुरारी लाल ने किया। एक पेड़ देश के नाम बड़ा संदेश देते हुए प्रांतीय संयोजक अशोक शर्मा ने अवगत करते हुए बताया कि पेड़ है तो जहान है। पेड़ हमारे जीवन में गुरु हैं, हमारे देवता हैं, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास ही पेड़ है। सनातन धर्म से वट वृक्ष, नवरत्न वृक्ष, अशोक वाटिका, टीका, शादी, नक्षत्रों के पेड़ों को अपने घर में लगाकर आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। पेड़ों के माध्यम से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ियां मिलती हैं। जीवन जीने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है और मृत्यु उपरांत भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। जीवन जीने के लिए हर जीव को वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं जिला संयोजक उमराव सैनी ने कहा कि हम पन्नियों को कचरे पात्र में डाल देते हैं या सड़क पर अथवा कचरे में डाल देते हैं, जिन्हें खाने से पशुओं को हानि होती है। आए दिन गौ माताएं इन पन्नियों को खाकर बीमारियों से ग्रस्त हो
रही हैं। राष्ट्रीय सचिव हिंदू वाहिनी संगठन ने अवगत करते हुए बताया कि यदि हम अपना जीवन और भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को 10 पेड़ लगाने चाहिए। हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों का महत्व उन्हें बताना चाहिए। बड़ों की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता, वट वृक्ष और पीपल देवता की पूजा हम शुरू से करते आ रहे हैं। कार्यक्रम समापन के बाद पेड़ का पूजन कर आरती की गई। ठाकुर दुर्गापाल सिंह बीएड कॉलेज साई मंदिर के पास अलवर में पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रांतीय संयोजक पर्यावरण अशोक शर्मा जी जयपुर से अलवर पधारे और जिला संयोजक उमराव जी सैनी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अशोक शर्मा जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उमराव जी सैनी रहे। और पर्यावरण के संबंध में अशोक शर्मा जी ने जो बताया वह पेड़ ही जीवन है। एक पेड़ देश के नाम का संदेश उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में ये जन जागरण किया हुआ है। एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ जीवन मानव के लिए सुरक्षित करता है। यदि हमारे जीवन में पेड़ का मूल्य नहीं होता आज हम यहाँ धरती पर जीवित नहीं होते। एक पेड़ जो ऑक्सीजन देता है, जो हमें लकड़ियाँ देता है, जो पशु पक्षियों को जो आहार देता है, वह जीवन में इंसान भी पूर्ति नहीं कर सकता। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन में पेड़ पूजनीय है। जिस तरीके से हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं और पीपल देवता की पूजा करते हैं, सनातन धर्म से इन्हीं वृक्षों की पूजा होती आई है। इसी तरीके से शनि वाटिका की पूजा की जाती है। इसी तरह से कई तरह के वृक्षों का पूजन किया जाता रहा है और जड़ी बूटियाँ ये भी हमें वृक्षों से ही मिलती है। आप जानते हैं गंगा जल का शुद्ध क्यों है? क्योंकि हिमालय से जो जड़ी बूटियों से बहता हुआ पानी आता है उसमें इतनी शुद्धता आ जाती है, विभिन्न प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। इसलिए गंगा जल का पवित्र और शुद्ध जल माना जाता है, क्योंकि उनमें औषधियों का मिश्रण हो जाता है। आज अगर जीवन को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, संपूर्ण देश में पर्यावरण का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। इसके साथ साथ कचरा का भी हमें इस धरती माता को बचाने के लिए कचरे को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि धरती माता पर उसका कुप्रभाव ना पड़े। जिस तरीके से पन्नियाँ हम डाल देते हैं उनको बोतल के अंदर भरकर रखा जा सकता है और पन्नियों से हमारी गौ माता को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए पन्नियों को बोतलों में रख कर और बोतलों को भी सदुपयोग किया जा सकता है। मेरा ये इतना ही संदेश है कि प्राणों को सुरक्षित रखा जाए और जीवन सुरक्षित है। जय हिंद। राजगढ़ के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर धाम में स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर पर 2 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाले 21वें श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने बताया कि कलश यात्रा प्रातः 11 बजे सकट गांव स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से ध्वज और कलश पूजन के साथ विधिवत बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच रवाना हुई, जो सकट गाँव के श्री सीताराम मंदिर से होते हुए गणेश मंदिर की परिक्रमा करते हुए कार्यक्रम स्थल यति महाराज आश्रम पर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में आगे आगे अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर भगवान के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा के दौरान अनेक महिला श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच जमकर नृत्य किया। यह श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम 3 जुलाई से प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे कथावाचक संत साई राम महाराज द्वारा किया जाएगा। कथा का समापन 10 जुलाई को पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ होगा। वहीं सोमवार को ब्रह्मलीन त्रिदंडी स्वामी यति महाराज के आश्रम में संत साई राम महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। राजगढ़ सकट सड़क मार्ग के मध्य निमला गांव के पास झाड़ा दिलाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक चौपहिया टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया। इस घटना में टेम्पो में सवार करीब 16 लोग घायल हो गए। लाली देवी और भगवान सिंह कश्यप ने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव जातपुर से एक चौपहिया टेम्पो में सवार होकर करीब 20-25 महिला, पुरुष और बच्चे टहला थाना क्षेत्र के देवती गाँव के पास संत बाबा के स्थान पर झाड़ा लगवाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में निमला गाँव के पास अचानक चौपहिया टेम्पो का अगला पहिया निकलकर दूर जा गिरा और असंतुलित होकर टेम्पो पलट गया। ग्रामीणों की सूचना पर राजगढ़ से 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर पूजाबाई और रामदेवी को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ से अलवर रेफर कर दिया गया। 20-25 लोग हैं बाबू। अच्छा, देवता सही है, वहाँ जा रहे थे बाबा, जा रहे हैं लोग बाबू बैठ गए। चलो बैठ गो, मिलके चलो मिल दबाया हूँ। कितने लोग थे टेम्पो में?
20-25 आदमी सब। कितने लोगों के लगी है? वो कहाँ पर वो 4 ही बचे दिखे नहीं, सब उनके सबके लगे। रामगढ़ थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें नाबालिग बेटी को गांव के ही 2 दरिंदों ने हवस का शिकार बनाए। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए रामगढ़ थाने पहुंचा। नाबालिग बेटी के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना रात्रि की है। उसकी भतीजी सो रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले इरफान पुत्र सुबे खान और दिल्ला पुत्र अकबर का उसकी भतीजी के पास फोन आया कि तेरे पिताजी बाहर गाड़ी चलाते हैं, उसने घर के खर्चे के लिए उनके खाते में कुछ पैसे भेजे हैं, उन पैसों को लेने के लिए बाहर आ जाओ। जैसे ही उसकी भतीजी घर से बाहर आई, वे लोग उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे उठाकर ले गए और पास में सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो बना ली। इतना ही नहीं, इन दबंगों ने दबंगई दिखाते उसे धमकी दी कि यदि इस घटना के बारे में परिवार के लोगों को बताए तो वीडियो को वायरल कर देंगे और परिवार के लोगों को जान से मार देंगे। उनके चंगुल से छूटने के बाद उसने सारी घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। जब परिवार के लोग इस घटना का उल्हाना देने पहुंचे तो उनके परिवार के लोग भी झगड़ा करने को उतारू हो गए। वहीं पुलिस ने दी गई रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान में जुट गई है। आज एक माइनर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है रामगढ़ थाने में। इसमें माइनर बच्ची के साथ 2 लड़कों ने बलात्कार किया है, उसके चाचा ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इस पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधानी कार्रवाई शुरू कर दी है। शीघ्र ही उनका निस्तारण। मामला यह है कि हमारी लड़की है, उसकी मैं मौसी लगती हूँ, तो हमने जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको थाना जेल जवाना चाहिए। हम अभी जो लड़की ने आप लोगों को क्या बताया? लड़की ने अब क्या मुझे उन्हें बाहर बुलाया घर से, मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, मुझे गुथ गए, बुरा भला किया मेरे साथ। किस बहाने बुलाया? तेरे पापा के पैसे आए हैं, जल्दी से बाहर आ गई लड़की, तो उसके साथ बुरा भला कर गिराया, ज़बरदस्ती गुथ गए उसको। तो उसने कही मुझे छोड़ दो, खूब छुड़ाने की कोशिश करी थी, छोड़ी ही नहीं थी। तो किसी ने और ने देखा, उसकी बत्तीसी बंद गई, किसी और ने उसकी बत्तीसी खोली, तो फिर उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर औरों ने खोली बत्तीसी, जब उसको होश हुआ है। तो हम इस चीज़ चाहिए कि न्याय चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। कि गांव वालों की तरफ से कोई दबाव दिया? दबाव बहुत जैसे दबाव लग रहा है कि तुमको गांव से निकाल देंगे, तुमको मारेंगे, कि अब तो तुमने करा त्यारी के साथ कर गिराया, कल को हमारे साथ कर गिराया, तो क्या इंसाफ करोगे तुम? तो हमने इस जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, जितना भी वो चाहिए। मामला ये है जी साहब, हम बाहर भीतर रहते हैं और ये हमारी भतीजी है और मेरा भाई है, वो भी बाहर रहता है। इस वक्त अभी मैं ही घर पे आया हुआ हूँ, तो फ़ोन करने के बहाने घर से लड़की बाहर बुलाई है। बाहर बुलाने के बाद उससे बोला है कि तेरे पापा का पैसा आया है, वो पैसा ले जाओ। अब उन्हों की गंदी नीयत थी, तो गंदी नीयत करके नहीं उन्होंने जबरन लड़की को उठा लिया। उठाने के साथ उसके साथ जो बुरा भला किया है वो किया। तो और भी बोल रहे हैं कि भाई रिपोर्ट दर्ज करोगे तो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, गांव से बाहर निकालेंगे। ये हम सब इंसाफ चाहते। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गंडाला गांव पहुंचने पर भाजपा नेता महेंद्र यादव का लोगों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीण यादव को प्रवेश द्वार से स्वागत करते हुए चौपाल तक लेकर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं महेंद्र यादव ने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस दौरान महेंद्र यादव ने बताया कि बहरोड की राजनीति को स्वच्छता की आवश्यकता है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर महेंद्र यादव को समर्थन देते हुए आश्वस्त किया। वहीं यादव ने बताया कि इस बार जनता और पार्टी का आशीर्वाद मिला तो लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। यादव ने कहा कि वे जनता का सेवक बनकर लोगों की सेवा करेंगे, यही संकल्प लेकर राजनीति में उतरे हैं। समाचारों में वक्त हो चला, अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता बाबूलाल रुंडला बिजली विभाग में एससी पद पर कार्यरत रहे। वे विराटनगर क्षेत्र में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा के रूप में किसी भी प्रकार का कार्य हो, वे पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करवाते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले बाबूलाल रुंडला की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
बाद आपका फिर से स्वागत। और अब चलते हैं खबरों की ओर। राजस्थान बीजेपी कार्यकारिणी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी का बहरोड सांसद कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बाबा बालकनाथ योगी बहरोड के नजदीकी गांव कोहराना के रहने वाले हैं। स्वागत कार्यक्रम में सांसद ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए प्रदेश सरकार को भूमाफियाओं की सरकार बताया। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कस्बा स्थित राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय के खेल मैदान में पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रामनिवास यादव द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में निर्धारित समय से करीब 3 घंटा देरी से पहुंचे चौटाला ने प्रदेश की गहलोत सरकार को जहां जमकर आड़े हाथों लिया, वहीं इस बात का दावा भी ठोका कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा का ताला जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही खुलेगा। चौटाला ने कहा कि भाजपा के साथ हरियाणा की तर्ज पर मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कोटपुतली की सीट को प्राथमिकता दी जाएगी। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में कभी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। जिस दिन यहाँ की सत्ता में किसान का बेटा होगा, उसी दिन सही मायनों में किसानों व मजदूरों का विकास हो पाएगा। चौटाला ने आरोप लगाया कि 4.5 वर्षों तक चली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खींचतान ने राजस्थान का बंटाधार कर दिया। विगत विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन दूसरे चुनाव आ गए, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। उन्होंने राजस्थान में सरकार बनने पर हरियाणा की तर्ज पर पंचायती राज में महिलाओं को 50%, सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण, राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी और वृद्धावस्था पेंशन को हरियाणा की तर्ज पर बढ़ाने की बात कही। चौटाला ने कहा कि उनके परिवार का राजस्थान से विशेष लगाव है। इसी के चलते नागौर के खरनाल में तेजाजी मंदिर के विकास के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, ताकि गाँव का युवा आधुनिक शिक्षा हासिल कर सरकारी नौकरी पा सके। चौटाला ने कोटपुतली से पार्टी के प्रधान महासचिव रामनिवास यादव को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इससे पूर्व उनके यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने यादव के नेतृत्व में हल भेंट कर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह मील ने कहा कि राजस्थान में यह परिवर्तन का समय है। चौधरी देवी लाल का परिवार यहां के किसानों का हमदर्द परिवार है। रैली संयोजक रामनिवास यादव ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव ने अपने निधन से पूर्व चौधरी देवी लाल के परिवार के साथ जुड़कर राजनीति करने का निर्देश दिया था। इस रैली को युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक महरिया, नानोल की चेयरमैन कमलेश सैनी, मास्टर राजेंद्र लितानी, फारूक शेख, अभिमन्यु राव आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रोता डटे रहे। इस दौरान काशीराम, रोहिताश रावत, राजेश यादव, सुभाष यादव, धर्मेंद्र योगी, महेंद्र सिंह, कृष्ण सरपंच, जीतू आर्य समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। कठुमर के बहतुकला स्थित धौलागढ़ देवी मंदिर दरबार पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान योगेश मीणा और जिला कांग्रेस के महासचिव राकेश बैरवा ने ढोक लगाकर दर्शन किए। इस दौरान उनके द्वारा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। जिला कांग्रेस के महासचिव राकेश बैरवा ने बताया कि रविवार को धौलागढ़ देवी मंदिर पर विशेष पूजा का आयोजन रखा गया। पूजा के बाद कठुमर विधानसभा सहित जिले और प्रदेश की खुशहाली के लिए धौलागढ़ देवी की सामूहिक पूजा की गई। कठुमर कस्बे के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अजय जाटव के नेतृत्व में जाटव समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार जाटव ने विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। वहीं समाज के लोगों से विधानसभा चुनाव को लेकर रायशुमारी की। महापौर अभिजीत कुमार जाटव ने बताया कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र में कई महीनों से लगातार क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर रही हैं। करीब 20 गाँव में बैठक कर लोगों से विधानसभा चुनाव के लिए रायशुमारी की है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व अगर उनको टिकट देती है तो वे विधानसभा चुनाव कठुमर से लड़कर क्षेत्र जनता की सेवा करेंगे। देखिए साहब, आपको मालूम ही है कि चुनाव आने वाले हैं, तो मैं जनसंपर्क अभियान में लगा हुआ हूँ। लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ से हम लोग चुनावी मैदान में कूदें तो उनका हमारे बारे में क्या विचार है, वो मुझे पहचानते कि नहीं पहचानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं। तो ये सब के लिए मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि लोग वागों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। वो मेरी बात को भी समझ पा रहे हैं और मुझे जो बात कहनी होती है मैं कहता हूँ, उनकी जो बात है वो मैं सुन रहा हूँ। बस इतना हमारा सब मकसद। किस पार्टी से आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं? मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का ही रहूँगा। अच्छा। मैं कभी बदल नहीं सकता। ये पत्थर की लकीर है। मैं पहले भी एमपी का कैंडिडेट था, कांग्रेस से था। आज भी मैं महापौर हूँ भरतपुर नगर निगम का, वो भी कांग्रेस से हूँ और अगला चुनाव भी मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा। कांग्रेस में दावेदार वर्तमान विधायक भी हैं,
हाँ, वर्तमान विधायक तो जीते हुए विधायक हैं, बिल्कुल विधायक हैं वर्तमान में। टिकट वो भी मांग रहे, टिकट मैं भी मांग रहा हूँ। मेरा भी उनसे, अगर मुझे टिकट मिलता तो वो मेरी मदद करे, और उन्हें मिलता है तो मैं तन मन धन से उनकी मदद करूँगा। प्रदेश नेतृत्व का क्या आपके पास है? ये बातें इस पर डिस्कस नहीं होती हैं। प्रदेश नेतृत्व किसका, उनका अपना एक जरिया है कैंडिडेट के बारे में पता करने का। सर्वे होते हैं, लोगों की ओपिनियन नहीं, विधानसभा चुनाव के लिए जब आपको इस क्षेत्र में भेजा है तो इस बारे में आपको प्रदेश से कोई सलाह तो मिली? किसी को भेजता नहीं है। एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत जिसको जहाँ से चुनाव लड़ना होता है वो कोशिश करता है, फिर अपना प्रदेश देखता है कि कितने दावेदार हैं और कौन यहाँ के लिए जिताऊ कैंडिडेट है। इस कटुमर विधानसभा क्षेत्र में आपने कितनी मीटिंग करी अब तक? ऐसे तो छोटी मोटी सब मिला मिलू के मेरे ख्याल से मैं 20 मीटिंग कर चुका हूँ। आगे क्या प्लान है? आगे यही जारी रखने का है, जो मीटिंग कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा और लोगों से जनसंपर्क करूँगा। टपुकड़ा कस्बे में गायत्री परिवार द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार के संयोजक श्री राम अवतार कौशिक ने बताया कि टपुकड़ा के नरसिंह आश्रम पर सुबह यज्ञ 2 से प्रज्ञा पुराण कथा प्रारंभ हुई। यह पूजन ग्यासी राम गुप्ता भिवाड़ी वालों ने किया। कथा के दौरान काफी बातों का विस्तार से व्याख्यान किया गया। इस दौरान हम किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कार दें ताकि बच्चे संस्कृत होकर अपना तथा अपने देश का भला कर पाए। इस मौके पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने आनंद विभोर होकर कथा श्रवण किया। भिवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अलवर बाईपास पर शनिवार देर रात लीजेंड मॉल के सामने एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार यूआईटी से रात एक स्विफ्ट कार में बैठकर अंकित चौहान, आशीष सिंह राजपूत, सतीश दायमा और बलराम सिंह किसी काम से अलवर बाईपास पर गए थे। जैसे ही उनकी कार लीजेंड मॉल के सामने पहुंची तो कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर में जा घुसी, जिससे गाड़ी में बैठे राम सिंह की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना भिवाड़ी पुलिस को दी गई। मृतक राम सिंह के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने रविवार को परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भिवाड़ी एसपी विकास शर्मा के निर्देशन में कोटकासिम पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटकासिम थाना प्रभारी और जिला स्पेशल टीम प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि 1 जुलाई को दीपक कुमार पुत्र वीर सिंह ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसके अनुसार उसकी मोटरसाइकिल उसने उसकी मोबाइल की दुकान के सामने से चोरी होना बताया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मोटरसाइकिल की तलाश में जुट गई, जिस पर पुलिस ने रविवार को कोटकासिम थाने के जमालपुर निवासी मनोज कुमार पुत्र शंभू दयाल को चोरी हुई मोटरसाइकिल सहित धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर अनुसंधान किया। फूलबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिवाड़ी पुलिस ने अलवर बाईपास से 8 आरोपियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि अलवर बाईपास स्थित एमवीएल सोसाइटी के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ियों में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिनको पुलिस ने दबिश देकर 8 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में भूपेंद्र पुत्र राम प्रताप निवासी हरचंदपुर भिवाड़ी, दीपक पुत्र भगवान सिंह निवासी फतेहपुर थाना बल्लमगढ़, पुष्पेंद्र पुत्र सतीश निवासी रामपुरा जिला जालौन, विकास गोयल पुत्र पवन गोयल निवासी अरावली विहार भिवाड़ी, आजाद पुत्र रमेश निवासी झुग्गी झोपड़ी हरचंदपुर भिवाड़ी, संदीप पुत्र अर्जुन निवासी लोहार बस्ती बाईपास भिवाड़ी, सुनील पुत्र देवराज निवासी साड़ोद और आलोक पुत्र राधेश्याम निवासी साड़ोद शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 24,070 रुपए तथा ताश के पत्ते भी जब्त किए हैं। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव दांतवाड़ धाम में मंदिर की छत पर सो रहे एक बुजुर्ग की छत से गिरकर मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पूरन सिंह चौहान आगरा का रहने वाला था। वह दांतवाड़ धाम मंदिर के महंत का भाई है, जो कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसके पास आया हुआ था। रात्रि को पूरन सिंह मंदिर की छत पर सो रहा था। रात्रि में वह शौचालय के लिए उठा, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह संतुलन बिगड़ने से छत से गिर गया, जिससे मंदिर पर रुक रहे श्रद्धालु और दांतवाड़ धाम समिति के सदस्य खेड़ली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर लक्ष्मणगढ़ में भाजपाइयों ने पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी प्रकट की। भाजपा युवा नेता तूफान सिंह और सौरभ साहू ने बताया कि कई वर्षों बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में अलवर से सांसद बालकनाथ योगी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने पर दर्जनों भाजपाई कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर लोगों को मिठाई वितरित कर खुशी प्रकट की। वहीं राजू चावला, अबीर मोदी और राजवीर पटेल ने बताया कि बालकनाथ योगी को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल करने से अलवर जिले में भाजपा और ज्यादा मजबूत होगी। इस दौरान भाजपा से जुड़े अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन जन के प्रिय आदरणीय सांसद बाबा बालकनाथ जी के
प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आज भगत सिंह सर्किल पर लक्ष्मणगढ़ में मिठाइयाँ वितरित की गई और खुशी जाहिर की गई। लगभग 20 साल बाद प्रदेश का पद हमारे अलवर जिले में से मिला है और हमारे बालकनाथ जी हमारे पूरे सराहनीय कार्य करते हैं और आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अलवर के लोकप्रिय जन जन के लाडले महंत बालकनाथ योगी जी को राजस्थान में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अलवर जिले में आने वाले चुनाव में 11 की 11 विधानसभा की चुनावों को जीतेंगी, ऐसा शीर्ष नेतृत्व का विश्वास था। और यहाँ लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पूरे अलवर जिले में खुशी का एक माहौल है। जगह जगह फल वितरित और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कार्यकर्ता में एक जोश भरा है। राजकीय विद्यालय मैनपुर में कमरे और बरामदे के उद्घाटन कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव और इंद्र यादव शामिल हुए। इस मौके पर ललित यादव ने कमरे और बरामदा निर्माता परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मृत्यु भोज जैसी परंपरा को बंद करके इस प्रकार के सामाजिक उत्थान कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी प्रकार से सभी ग्रामवासियों से ऐसी पहल शुरू करने के लिए आह्वान किया। इस कमरे और बरामदे का निर्माण लीलाराम, विशंबर दयाल, मोहनलाल, बलवंत, साधुराम, शीशराम द्वारा अपनी स्वर्गीय माता बसंती देवी और स्वर्गीय पिता नेतराम बड़सरिया की याद में कराया गया। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष संजय चौहान, राजेंद्र, टॉनी प्रजापत, नरेश गुजर सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अनेक स्थानों पर ठंडे मीठे पानी के प्याऊ, प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया गया। अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर शाम दीवाने मित्र मंडल समिति के तत्वाधान में अलवर भरतपुर रोड पर ठंडा मीठा शरबत, ठंडाई और भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं अलवर भरतपुर रोड पर ठंडे मीठे शरबत की छबील लगाई गई। यहाँ ठंडाई, नींबू शिकंजी, शरबत, आइसक्रीम और हलवे चने का प्रसाद वितरित किया गया है। वहीं धारा सिंह चौधरी और देवेंद्र ने बताया कि SBI बैंक के पास पुटियाना के समस्त ग्रामवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। उधर कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर थाने के सामने खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। गत वर्ष की भांति आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति रजिस्टर्ड बड़दौमे के द्वारा शीतल जल की प्याऊ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें कस्बे के युवा साथियों एवं मंडल के सदस्यों द्वारा गुरु पूर्णिमा पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया, ठंडे जल का वितरण किया गया और इस तरह के आयोजन कस्बे में विभिन्न जगह हुए। हनुमान जी के मंदिर पर, गोकी पर और बाजार में मुख्य जगहों पर इस तरह के आयोजन किए गए। इसमें सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रांतीय कार्यालय लालकोठी स्कीम जयपुर में मधु शर्मा स्मृति फाउंडेशन जयपुर के तत्वाधान में प्रदेश के 7 सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उर्मिला योगी अध्यक्ष कल्याण बोर्ड रही। वहीं विशिष्ट अतिथि अनुकृति शर्मा IPS बुलंदशहर उत्तर प्रदेश रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित R पाटीदार प्रांतीय सभा अध्यक्ष ने की। मधु शर्मा स्मृति फाउंडेशन के कार्यक्रम संयोजक दीनदयाल शर्मा और सियाराम शर्मा प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य संरक्षक की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ 7 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों में भीलवाड़ा से सुमनलता उपाध्याय, नागौर से प्रेम प्रकाश बिश्नोई, कोटा से मोहनलाल धाकड़, कोटपुतली से सुरेंद्र कुमार स्वामी, भीलवाड़ा से राजेंद्र कुमार शर्मा, दौसा से टिकेंद्र सिंह मीणा, झुंझुनू से उमेद सिंह डूडी को 3100 रुपए नगद, स्मृति चिन्ह, शॉल, प्रमाण पत्र, श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री रामदयाल मीणा द्वारा किया गया। आज श्रीमती मधु शर्मा की स्मृति में E620 लालकोठी से जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती उर्मिला जी थी, विशिष्ट अतिथि अनुकृति शर्मा, प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष प्रशासनिक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सियाराम जी थे और इसमें 7 शिक्षकों का सम्मान किया गया था और कई शिक्षक इन्होंने भाग लिया था। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता लाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भागता भारत संस्था के तत्वाधान से विवेक और विकास के निर्देशन में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में क्षेत्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। दौड़ प्रतियोगिता में देशराज गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर प्रथम स्थान पर रहे। दौड़ प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस प्रतियोगिता में आलोक वर्मा, प्रशांत, विक्की, शीशपाल गुर्जर सहित अनेक युवाओं ने हिस्सा लिया। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिक जय सिंह धानका ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और दौड़ना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तालवा बिहाजर के जोड़ा माला की ढाणी में अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर की उपस्थिति में पौधारोपण किया। आयोजित कार्यक्रम में आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
वृक्षारोपण के साथ पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली गई। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम मीणा ने बताया कि पौधारोपण से वर्षा होगी तथा जिससे क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा और पर्यावरण शुद्ध रहेगा। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का काम करना पड़ेगा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जंभा रामगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामचंद्र सराधना के जन्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन झूड़ा वाले बालाजी के धार्मिक स्थान पर किया गया। आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधि मंडल ने रामचंद्र सराधना का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। करते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामचंद्र सराधना ने कहा कि वे विराटनगर की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आमजन के विकास के लिए कार्यरत है। सुबह 11:30 बजे से आए हुए हैं और मैं बहुत भली भांति जानता हूं इनकी भावनाओं को। जिससे आदमी की भावना होती है, जिसका मन होता है, वो आता है। आज मेरा जन्मदिन है। इन लोगों से जो ताकत मिल रही है, इन लोगों से जो बल मिल रहा है, यही मेरा संबल है। और मैं उम्मीद करता हूँ समय आने पर इनका सहयोग मिलेगा और सहयोग मिलेगा तो मेरी भरपूर इच्छाएं हैं कुछ करने की, को कर दिखाने की विराटनगर के लिए, वो मैं करूँगा। तिजारा कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मेघवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी श्यामलाल केला ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव श्याम बाबू रहे, जबकि अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी सीताराम गोठवाल थे। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की चर्चा की गई। इसके पश्चात विधानसभा की संगठनात्मक समिति का गठन किया गया, जिसमें श्यामलाल और ताहिर खान को तिजारा का प्रभारी बनाया गया। वहीं मनोज कुमार मेघवाल अध्यक्ष, बाबूलाल उपाध्यक्ष, अरुण मेघवाल महासचिव, मनोज पहाड़िया कोषाध्यक्ष, मोनू वाल्मीकि सचिव तथा शाहरुख खान और देवेंद्र कुमार को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। खैतल के एग्रो टावर में पालनहार योजना के लाभार्थियों के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खैतल जिले में पालनहारों की संख्या 5,525, बच्चों की संख्या 8,279 की कुल 1 करोड़ 22 लाख रुपए की संख्या वितरित की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खेरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशेष अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा किशनगढ़ बास, एसडीएम गंगाधर मीणा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर किशनगढ़ बास, प्रधान बीपी सुमन सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में महिलाएं भी काफी संख्या में नजर आई। विराटनगर कस्बे में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां गुरु शिष्य का महान पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व भक्ति और आस्था के साथ आयोजित किया गया। ग्राम शुक्लावास में स्थित आस्था का केंद्र प्राचीन ठाकुर जी के मंदिर में महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने तपस्वी अनंत विभूषित संत शिरोमणि कुबा द्वाराचार्य महंत श्री बिहारी दास महाराज की पूजा अर्चना कर नमन करते हुए आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के पश्चात प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरु के आशीर्वाद के रूप में पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर बाबा सुखदेव दास, महंत गंगादास और महंत बिहारी दास महाराज के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्ति में बना रहा। इसके बाद सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। कथा के बाद ग्रामीणों ने महंत बिहारी दास की पूजा अर्चना करके क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद लिया। आशियाना टाउन सोसाइटी में मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा रेजिडेंट के कैपिटल फंड का दुरुपयोग करने से सोसाइटी के निवासियों के आक्रोश को देखते हुए ओपन हाउस बैठक आयोजित की गई। बैठक में आशियाना मेंटेनेंस द्वारा बिना आरडब्ल्यूए की सहमति और बिना रेजिडेंट से अप्रूवल लिए कैपिटल फंड का मनमाने तरीके से प्रयोग करने पर विरोध जताया गया। सोसाइटी निवासियों का कहना था, जब हाई कोर्ट में कैपिटल फंड का मामला विचाराधीन है, तब बरसात के मौसम में आनन फानन में एजेंसी द्वारा निवासियों के कैपिटल फंड से टावर की पुताई करना भ्रष्टाचार है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि एजेंसी मनमाने ढंग से वेंडर चुनकर अपारदर्शी तरीके से निवासियों के कैपिटल फंड का प्रयोग कर रही है। कैपिटल फंड का कोई हिसाब किताब सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि 2 सालों से मेंटेनेंस चार्जेस भी बिना किसी बजट के मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है। ओपन हाउस में सभी रेजिडेंट ने आशियाना की अपारदर्शी नीतियों का एक स्वर में विरोध किया और तत्काल आशियाना मेंटेनेंस एजेंसी को कैपिटल फंड का प्रयोग करने से रोकने के लिए आरडब्ल्यूए द्वारा प्रभावी कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। आज का जो प्रोग्राम था हमारा, यहाँ पे कई सोसाइटी के लोगों ने इसमें साथ खड़ा होते हुए दिखे हैं। मुख्य मुद्दा था हमारा कैपिटल कॉस्ट का, जो हमारे
मेंटेनेंस एजेंसी के पास करोड़ों में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि आज की तारीख में कितना पैसा है। उसको आनन फानन में खर्च करने की एक उतावलापन देखी जा रही है। और इस बारिश के मौसम में ये पता नहीं किस कारण से, जैसे सरकारी महकमे में बारिश में पुताई का काम शुरू किया जाता है, ये ऐसा कर रहे हैं, और जिसमें पारदर्शिता का बिल्कुल ही अभाव है। और हमें बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सभी सोसाइटी के और इस सोसाइटी के सारे लोगों ने एक साथ एक स्वर में ये माना है कि ये गलत है, और हम इसका विरोध करेंगे और हम इनको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। सर, मेंटेनेंस को लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हम इनको एक रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं कि इस काम को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, और ये जो है हमारा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, कम से कम हाई कोर्ट का आदर करें। मेरा नाम CA प्रमोद जैन है और मैं आशियाना आंगन का निवासी हूँ। ये जो डॉक्टर साहब ने आज मीटिंग रखी थी, इसका मैसेज हर व्हाट्सएप ग्रुप में गया था, जिसमें ये था कि जन आक्रोश अगेंस्ट आशियाना जो आशियाना बिल्डर है जी। ऐसा ही इसने 2 साल पहले आशियाना आंगन सोसाइटी में भी करा था, जिसके अंदर करीब 4 करोड़ रुपए इसने कैपिटल फंड में से डेबिट कर दिए थे, जिसका कोई RWA से अप्रूवल, बस एक नाम मात्र का अप्रूवल लिया गया था। तो उस कैपिटल फंड को डेबिट करके माइनस में पहुंचाना, और माइनस में पहुंचा के फिर निवासियों से मेंटेनेंस बढ़ाना, और आज भी वो बढ़े हुए मेंटेनेंस वसूल रहा है। मैं डॉक्टर साहब के इस कदम की दाद देना चाहूँगा कि वो इतने स्ट्रिक्ट कदम ले रहे हैं, और इस आशियाना बिल्डर और आज जो यहाँ आशियाना टाउन में मीटिंग रखी गई है, वो इस बात को लेकर के रखी गई है कि जो आशियाना के पास हमारे कैपिटल फंड है, उसको ये अपने मनमाने तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है, पेंट करवा के, वो भी बरसात के मौसम में। और हमारे किसी भी निवासियों को इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ तक कि आशियाना ने जो हमारे चुने हुए RWA है, उस तक को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। और हम सब ने मिलकर आज ये निर्णय किया है कि ये कैपिटल फंड को हम आशियाना वालों से, मतलब मनमाने ढंग से उनको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आज जो मीटिंग हुई है डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में, जो कि अभी आशियाना टाउन में इन्होंने वाइट वॉश का काम शुरू कराया है, जो कि हमारे सभी मित्र बता रहे हैं और सभी लोगों का सहमति है कि इस मौसम में वाइट वॉश किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कैपिटल फंड का दुरुपयोग हो सकता है। तो इसीलिए इसको तत्काल प्रभाव से रुकाया जाए, ये सर्वसम्मति से या इस मीटिंग में पास हुआ है। और उम्मीद है कि जो आशियाना सर्विसेज दे रही है वो हमारे लोगों की बात सुनेगी और इस काम को रोकेगी। जैसा कि आशीष कुमार अग्रवाल जी ने बताया कि पेंट होने जा रहा है। बारिश के मौसम में पेंट होने की कुछ ही कंडीशन होती है। या तो हमें पैसा दिखाना होता है कि हमने एक कोट कर दिया और उसके बाद में बारिश हो गई, धुल गया, तो हमें पैसे का घोटाला करना होता है। तो उस कंडीशन में हम ऐसी बारिश की कंडीशन में मतलब पेंट कराने का ये निर्णय लेते हैं। तो हमें पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब हर आदमी को पता होना चाहिए कि पेंट होने का क्या रीज़न है। और ये बिन परमिशन के RWA या किसी के पास में कोई जानकारी नहीं है, आशियाना ने खुद निर्णय लिया है। तो वो इसके लिए जो भी हम सारे मेंबर मिलकर निर्णय लेंगे वो आशियाना को करना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद। मैम, इसके बाद आवाज़ में आपने पैसे की कोई डिमांड रखी है उन्होंने आपके खिलाफ? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जब वो पेंट कराएंगे और दिखाएंगे कि हमारा बजट हो सकता है 11 टावरों में करा दें, 10 टावरों में करा दें, दिखा दें कि हमारा बजट अब ज़्यादा जा रहा है, 10 टावर बच रहे हैं, 9 टावर बच रहे हैं, मैडम हम आपका मेंटेनेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोगों को पूरी जनता पे बोझ ही है, वो हमारे ऊपर घूम फिर के आएगा। तो उसके लिए जैसा भी पूरी जनता मिलकर के निर्णय लेगी वैसा देखा जाए। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पहल में बाबा गरीबदास महाराज के मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास आचार्य राधा शास्त्री ने महारास लीला उद्धव ब्रजगमन एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंग सुनाए। इससे महारास लीला एवं रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनकर श्रोता लीलाधर की भक्ति में डूबे रहे। वहीं कृष्ण भगवान एवं रुक्मणी के वेश में सजी जोड़े ने सबका मन मोहा। आचार्य ने कहा कि भगवान श्री राम एक तरफ पूरी तरह से मर्यादा के आदर्श रहे, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने रसिक शिरोमणि होकर अपनी बाल लीलाओं आदि के माध्यम से यथार्थ को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य ने भगवान गोवर्धन की पूजा गोकुल की रक्षा के लिए बताया।
गोविंदगढ़ कस्बे में गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को विभिन्न मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों सहित गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। कमलेश खेड़ापति ने बताया कि कस्बे में खेड़ापति हनुमान बगीचे पर गुरुजी रामनारायण दास महाराज के शिष्यों द्वारा गुरु का पूजन कर उन्हें भेंट प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। गोविंदगढ़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए शिष्यों ने गुरु वंदन कर गुरु पूर्णिमा पर्व का लाभ उठाया। इसके साथ ही खेड़ापति बगीचे में भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। इस मौके पर गोविंदगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार और रामगढ़ रोड सुनारू की बगीचे में कस्बे वासियों के द्वारा ठंडे मीठे पानी के प्याऊ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुरेश राधे, विजय सैनी, बंटी सैनी, प्रदीप रावत, मनीष गुप्ता सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा। जगत जननी श्री सीता महारानी श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की गुरु पूर्णिमा पर पूजा करी और तब से यह प्रथा आज तक चली आ रही है। गुरु की पूजा करना बिना गुरु की किसी का कल्याण नहीं होता है, इसलिए जीवन में गुरु धारण करना अति आवश्यक होता है। गुरु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मोहल्ले वालों ने बड़े धूमधाम के साथ ये भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है। तो बड़ा उत्सव है लोग बागों में देखने के लिए, तो प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं और आगे ये भी इच्छा है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए अल्पकालीन विस्तारक चांदवीर सिंह और मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी द्वारा कस्बे में भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों से भेंटवार्ता की गई। इस दौरान बाजार में दुकानों पर पहुंचकर सभी लोगों से क्षेत्र की जानकारी एवं भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली गई। वहीं आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं के रुख को जानने का भी प्रयास किया गया। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की विशेष रणनीति तय की जा सके। कि मेरे 7 दिन का जो प्रवास है, मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत विस्तारक के तौर पे मैं यहाँ पे 7 दिन से प्रवास कर रहा हूँ। तो जिस क्षेत्र में भी गया हूँ, देहात में भी गया हूँ, आपके शहरों में भी घूम रहा हूँ, आप लोगों के बीच में भी हूँ, तो सब जगह से जो है ना माहौल है वो भाजपा की तरफ घूमता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस जो आज प्रशासन चल रहा है, कांग्रेस राज चल रहा है, इसमें जो तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उससे जन बच्चा हर आदमी परेशान है। और ख़ासकर जो अपना गरीब है, तबका है, जो अपने बिछड़े हुए हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, वो तो इतने अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि सर हम जाएं तो जाएं का उनको सुनवाई करने वाला, उनकी प्रतीक्षा को सुनने वाला, उनकी प्रार्थना को देखने वाला कोई भी बंदा नहीं है। तो हर आदमी ये चाह रहा है कि कैसे भी हो इसमें बदलाव चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भाजपा आए, सुशासन आए, और मोदी जी का जो हाथ है वो यहाँ राजस्थान की जनता के ऊपर भी पूर्ण तरह से आए। जैसे आपने यहाँ संपर्क भी कर रहे हैं, तो क्या आपको एक चीज़ नज़र आई कि सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन जो यहाँ पर विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की कमी है। हमारा क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र से आता है। शिक्षा के बिगड़ गाँवों का विकास संभव नहीं, और बिगड़ शिक्षा के आदमी का विकास संभव नहीं। इसमें क्या कहते हैं? ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि शिक्षा से ही सारी माया बह के निकलती है, और बिना शिक्षा, जहाँ शिक्षा की कमी होगी वहाँ पे विकास की रफ्तार भी कम होगी, लोगों में आपस में तालमेल भी नहीं होगा, और जनजीवन जो आम जनजीवन है वो भी सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। और जहाँ तक सरकार की घोषणाओं के सवाल हैं, वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित हैं। उनको लोगों के या जनमानस के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए कि भाई सेंटर में बैठे हुए मोदी जी जो इतनी ज़्यादा संख्या में जिन्होंने जन कल्याण की योजनाएं ना केवल उनकी घोषणा की है, अभी तो जन जन तक पहुंचाया है, जिसको अंत्योदय कहते हैं, कि आखिरी आदमी तक वो सेवाएं पहुंचनी चाहिए। सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए वो जो ये मौसमी अपनी बरसात कर रहे हैं, चुनावी मौसम में जो अपनी बरसात कर रहे हैं घोषणाओं की, वो सिर्फ घोषणाएं रहने वाली हैं। आम जनमानस को उसका मालूम है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने कहा है, वाकई में शिक्षकों की बहुत कमी है। सिर्फ स्कूल खोल देने से, उसके ऊपर बोर्ड लगा देने से शिक्षा नहीं फैलती है। शिक्षा जब फैलती है जब उसमें शिक्षक वहाँ होंगे, बच्चों की संख्या होगी, उनकी सुविधाएं मिलेंगी, और तभी आपका प्रदेश भी, आपका देश भी और आपका देहात भी प्रोग्रेस करेगा। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।